तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? अगर मेरी प्रोसेस एंडो है तो मुझे टेम्परेचर क्या करना चाहिए? हाई। क्यों? क्योंकि वो पहले ही चाहता है कि मेरा हीट ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली उसको वैसे भी हीट चाहिए। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा? रिएक्शन किस में जाएगी? फॉरवर्ड में। ठीक है। और अगर मेरी रिएक्शन एक्सो है तो वो क्या चाहता है? भाई पहले इतना गर्म हो रखा है, तुम उसको और बुखार दे रहे हो। ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा? बैकवर्ड में। तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वो क्या जाएगा? बैकवर्ड में। कल हमने जो वहां पर डेरिवेशन की थी ना, एंड में हमने यहाँ पर ना शायद K1 ग्रेटर देन K2 कर दिया था। ठीक है, उसको ठीक कर लेना। वहां पर हमने यहाँ पर बदला, साइन के साथ ये भी बदल दिए थे वापस, तो दोनों चीजें बदल गई थी। हमने इसको ऐसे लिखा पहले, ऐसे किया और इनको भी बदल दिया था, तो वो ठीक कर लेना। K2 ग्रेटर देन K1 नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे एंडो का बढ़ता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, वहां K2 ग्रेटर देन K1 होगा। जो हमने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन लिखी थी उसमें K2 ग्रेटर देन K1 आएगा। K2 ग्रेटर देन K1। अरे मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था ना, तुमने सही कर दिया था ना? कर दिया था ना? चलो, ये इतना सा चैप्टर बचा है बस आज, क्या करें इसका? तो अगला फैक्टर लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सब कुछ तो हम इक्विलिब्रियम पर ही डाल रहे हैं। आज क्लास की स्टार्टिंग है तो मैं दोबारा याद दिला दिया, इक्विलिब्रियम पर डाल रहे हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं बता दो यार, कैसे करते हैं? एक तो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे अचीव करते हैं बता सकता है कोई? कैसे अचीव करते हैं? कंडीशन तो है, होती कैसे है प्रैक्टिकल सोचेगा क्या होगा पता है, या बस याद है कि कांस्टेंट पे नहीं होगा उस पे होगा? ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसमें मेरी रिएक्शन क्या हो रही थी? मान लो A गिविंग B प्लस C। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही थी। ये बिल्कुल रिजिड कंटेनर है, ये बिल्कुल मतलब कि वॉल्स हिलेगी भी नहीं। ठीक है, अंबुजा सीमेंट की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्स रिजिड है, तो इसके अंदर मैं इनर्ट गैस को क्या करता हूँ? डालता हूँ, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम, इनडायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूम तो बदल नहीं रही, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैंने क्या कर दी? कोई इनर्ट गैस डाल दी, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ नोबल गैस, बोल रहे हो इनर्ट गैस। ध्यान रखना, यहाँ नोबल गैस या इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रुप 18 का डाल रहे हैं। यहाँ वो मतलब है कि हम जो गैस डाल रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करती उसके साथ, मतलब जो हमारा सिस्टम है वहां पर वो नॉन रिएक्टिव रहेगी उस सिस्टम के साथ। तो ये ना सोच लेना बस हम नोबल गैस ही डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो उसका रिएक्ट ना करे। यहाँ पर हम नोबल गैस का मतलब वो है। ठीक है, या इनर्ट गैस बोल लो, नोबल गैस। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? जब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है सिस्टम में तो कोई बदलाव नहीं आया, वॉल्यूम यहाँ की अभी भी कांस्टेंट ही रिजिड है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन। ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया? पिस्टन। यहाँ पर यही रिएक्शन हो रही थी, A गिविंग B प्लस C। अब मैं यहाँ पर बाहर से क्या डाल रहा हूँ? इनर्ट गैस डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इनर्ट गैस डालूंगा ऑब्वियस सी बात है वो मोल्स या कुछ, तो अगर वो इसमें डालेंगे तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो सिस्टम में क्या होने लगेगा? प्रेशर इंक्रीज। लेकिन हम क्या चाहते हैं? नाउ तो फटाफट मैं क्या इसको पिस्टन को ऊपर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब कि वापस वही कांस्टेंट हो जाएगा जो हमें चाहिए था पहले। उतना ही वॉल्यूम बढ़ाएंगे कि मेरा प्रेशर ना बढ़े। जैसे जैसे मतलब इनडायरेक्टली मैं इंजेक्शन लगाता जा रहा हूँ, इसको धीरे धीरे ऊपर करता जा रहा हूँ ताकि मेरा प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट। ठीक है, समझिए अचीव कैसे करते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर देखो, मान लो मेरे इनिशियली मोल्स है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, इनिशियली नहीं मतलब इक्विलिब्रियम पर, यहाँ पर इनिशियल मतलब इक्विलिब्रियम है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पर ही डालते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? मान लो मैंने बाहर से इनर्ट गैस डाल दी, ठीक है, वो भी 2 मोलर ही मान लो या 2 मोल्स ही मान लो, 2 मोल्स ही डाल दी। तो मुझे बताओ इसके डालने से क्या मेरा इनके मोल्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। हमारे क्या इक्विलिब्रियम क्या है?
इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये होता है ना, तो इसका केपी क्या होगा, या केसी बोलो, क्या होगा केसी, वॉल्यूम 1 लीटर मान के चलना, क्या होगा 2, ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर मान के चलना। कभी कोई महार पुरुष आके बोले सर ये तो मोल्स थे, ठीक है, हम 1 लीटर मान के चल रहे। तो क्या यहाँ पर अगर मैं ये इंजेक्ट करूंगा 2 मोल्स कोई भी नोबल गैस या इनर्ट गैस, तो मेरे इनके मोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मोल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा नो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस डालता हूँ, ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना वो बैकवर्ड जाएगा, हो क्या जाएगा, नो चेंज, क्योंकि उन पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लिख लो इसको। अभी भी ये 2 to 2 ही रहेंगे और क्या इक्विलिब्रियम। चेंज क्या हुआ कोई बता सकता है, क्या हुआ होगा चेंज इसमें, प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अपने बाहर से 2 मोल डाली तो प्रेशर कुछ बढ़ गया होगा, बस हमारा प्रेशर बदलेगा, कि इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा। तो इस केस में हमारा कुछ नहीं बदला, बस प्रेशर बदल जाएगा। अब इस केस में आते हैं, मान लो ये मेरे 2 to 2 मोल्स थे, ठीक है, 2 to 2, तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे 2, ये मेरे 2, ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम पर था ये, तो मेरा इसका केसी क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 ही, 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर की बात कर रहे हैं। अब मैंने बाहर से क्या किया, मैंने बाहर से यहाँ पर एक गैस डाल दी, ठीक है, कोई भी नोबल गैस, नोबल गैस लिख लो, इनर्ट गैस एक ही बात है, ठीक है, वो भी मैंने 2 मोल्स डाल दी, ठीक है, 2 मोल्स डाल दी। तो इनडायरेक्टली जब मैं इसमें डालूंगा तो मुझे बताओ अभी मेरा A प्लस बी प्लस सी कितना था, 6। अब मैंने जब नोबल गैस डाली है 2 मोल्स और मेरे को प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो मेरा क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस नोबल गैस कितना रहेगा, 8 क्यों रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा ना, तो अभी भी वो क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर की बात कर लो इनडायरेक्टली, इसको प्रेशर मान लो, ठीक है, ये 2 ATM मान लो, यहाँ पर हम प्रेशर की टर्म्स में डील कर लेते हैं, ठीक है, फिर सही रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा समझना, ठीक है। तो ये मेरा केपी है 2, तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी क्या था 6, अभी भी क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर की टर्म्स हमें बात करनी है यहाँ पर। तो मुझे बताओ मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, नोबल गैस मिला के 6 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 से छोटा होगा। अब मुझे बताओ इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वही एप्लीकेशन लगेगी, याद करो प्रेशर वाले में जो हमने किया था ना, जब डिक्रीज होता है प्रेशर, जब डिक्रीज इन प्रेशर होता है, ठीक है, जब मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो जो सिचुएशन अराइज हो जाती है यहाँ पर भी वही हो गई है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मेरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मेरी रिएक्शन कहां पर जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड ना बोलो, कहां जाएगी, जहां पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। फॉरवर्ड तो तब कर जाएगी ना, वो डेल्टा एनजी पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स जहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वही सिचुएशन आ गई, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज क्या था, फॉरवर्ड, किस केस में, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, फिर प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो किस में जाएगी, बैकवर्ड में, कब, जब डेल्टा एनजी लेस देन 0। और सबसे बढ़िया बात, डेल्टा एनजी अगर मेरा 0 होगा तो भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। मतलब क्या हो गया, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर भी नोबल गैस डालते हैं ना तो एक केस ऐसा आता है जहां पर नो चेंज आता है, तो हम बोल देते हैं ना कि हमेशा चेंज होगा, आंसर है नहीं, अगर मैं डेल्टा एनजी 0 है तो वहां पर नो चेंज होगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर भी एक कंडीशन होती है जहां पर नो चेंज होता है, ठीक है। यहां तक ये वाला पार्ट लिख लो, ये तो हम अच्छे से भी लिख लेंगे, ये वाले पार्ट अभी छोड़ देना, ये वाला, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, अभी इसको अच्छे से लिख लेंगे, लिखना है तो लिख लो, ये वाला पार्ट अभी छोड़ देना लिखने के लिए, ये वाला लिख लो बस, ये जो हमने बनाया। यहाँ पर भी तुम प्रेशर की टर्म्स में डील कर सकते हो, हमें मतलब समझना था बस, कुछ वो नहीं, हमने तो आर्बिट्रेरी कुछ भी लिया था। तो यहाँ पर लिख लो, इस केस में मेरा क्या होगा, डेल्टा एनजी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डेल्टा एनजी पर डिपेंड करेगा, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो वही लगेगा पीडीएफ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, ठीक है, तो पीडीएफ वाले ही हम बस लगाएंगे। तो मेरा इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में, डेल्टा एनजी लेस देन 0, उसमें क्या हो जाएगा, पीडी बी, ऑब्वियस सी बात है, एक चेंज करना ना एक वेरिएबल, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, बैकवर्ड में, और डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज,
तो जरूरी नहीं है वो एग्जामिनर तुम्हें पता कैसे घुमाएगा, बोल देगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं और उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या है 0, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें तो बस ये ध्यान होता है कि उसमें भी चेंज होता है, तो ध्यान रखना डेल नो चेंज आ जाएगा। क्या होगा, गलती कर दी क्या? कहाँ? हाँ क्या होगा? हाँ बैकवर्ड में आएगी ना, तो वही तो लिखे, ठीक है। तो पीडीएफ से याद रखो, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, पीडीएफ बस याद रखो, ये वाली चीज बस। एक क्वेश्चन देता हूं, वैसे सोचने वाला क्वेश्चन है। अब मल्टीपल सिलेक्ट है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम इफ 4 ऑप्शन है, ठीक है। Kc इज इक्वल टू Kn वो Qn Qc, Kp इज इक्वल टू Qp, Kn इज इक्वल टू Qn और ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? क्या होगा? बोलो, सब बोलो भाई। क्या होगा? ए बी सी नहीं होगा, क्यों? मतलब बस हम ये कह सकते हैं जब ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं है तो भाई इससे काहे के हम पता करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मानते नहीं, हाइपोथेटिकल है, तो इसके केस में हम पक्का नहीं बोल सकते, हो भी सकता है लेकिन हमें नहीं पता। तो आंसर क्या होंगे, बस ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है वो करते हैं। कहाँ गया उसे ढूंढो, बुकलेट का ही है तुम्हारे, कर लिया? किस किसने किया बुकलेट? 2 बच्चों ने बस, बाकी क्या कर रहे हैं? क्रिसमस बना रहे हैं? अरे मतलब कि स्टार्ट है, सबने कर ली? चलो ये क्वेश्चन कर दो, पता चल जाएगा। रटा पड़ा होना चाहिए क्वेश्चन, तो जिसने किया वो तो कर ही देगा, पता चल जाएगा कितनों ने किया है। तो कर दो ना, हो जाएगा ना। हाँ सबका डाउट निकलेगा अब। मैं लिख दो डाउट है ये, अच्छी बात है, चलो डाउट था तो क्लियर हो जाएगा सबका इकट्ठे। लेकिन ज्यादातर का हो भी जाएगा यहाँ, मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा हमने क्वेश्चन तो नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रोच तो समझ ही रखी है, बस हमने ये रिएक्शन लिख ली थी। ये रट्टा ना मार देना, आंसर बता दो, करके देना। कभी मैंने इतनी मेहनत से लिखा है, तुम आंसर बोल दो मेरे लिखने से पहले, करके दिखाना। करके दिखाओ। मुझे पता है आंसर तो याद ही होगा, अलग क्वेश्चन है तो आंसर तो याद ही होगा। बेटा आंसर नहीं चाहिए मुझे, सोल्व करके दिखाओ। इन टर्म्स ऑफ मास वाला पेज है तुम्हारे पास, जहां हमने इन टर्म्स ऑफ मास किया था, क्वेश्चन भी यही था N2O4 वाला, याद है कुछ? जहां पर हमने इन टर्म्स ऑफ मास किया था, क्या था वो मेरा? N2O4 किस में डिसोसिएट होता है? NO2, ठीक है। 1 मोल का क्या होता है मेरा? 92 ग्राम। मोल्स में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है,
मुझे मास में पहले कर रखा है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा माइनस 18.4, यहाँ पर क्या आएगा 18.4 ग्राम, ठीक है। इसको वापस मोल्स में कर लो, कोई फर्क, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस करके बताना यार, क्या हो गया यहाँ पर क्या आएगा, अरे हाँ ये बोल रहा हूँ मैं, तो मन की बात नहीं समझ रहे, ठीक है। ये क्या बनेगा 18.4 ही है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो क्या आएगा 0.8, ये कितना आएगा 0.4, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, ठीक है। यहां तक आंसर सबका आ जाना चाहिए, जिसका नहीं आया वो पिटेगा, ठीक है। उसके बाद तुमने एक चीज पर फोकस नहीं किया, उन्होंने क्या गिवन है यहाँ पर, पहले मेरा कहाँ गया ये 600 है और क्या है ये रहा 300, मतलब 300 से हमें 600 किया है, तो बस कुछ भी नहीं करना, P1 अपॉन T2 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये लगाना था बस, ठीक है। टेम्परेचर डबल किया, इनडायरेक्टली प्रेशर डबल होगा ही होगा, तो एंड में आंसर क्या आ जाएगा 2.4। आधे बच्चों ने बुकलेट में आंसर ही गलत कर दिया, वो गलत दिया है, हमने सही निकाला, ठीक है। किस किसने किया था कि हमारा सही होगा 100%, ठीक। तो बस कुछ नहीं, वाला स्टेप में दिक्कत आ जाती है हम जब पढ़ते नहीं है टेम्परेचर की बात, बस बाकी तो सिंपल ही था, ठीक है। क्या कह रहे हो, किसने किया था, यार तुम बहुत, एक ने बताना था मुझे पहले, तुमने इकट्ठे नहीं बताया, मेरे को आना पड़ गया तकलीफ करके। किस किसने किया था पहले दिखाना, चलो यार सैंडविच खा लेना बस, और क्या खिलाऊं, गिफ्ट क्या, मैं पॉकेट में थोड़ी लेके आऊं गिफ्ट सेंटा क्लॉज बन के। धनराज ने भी भेजा कह रहे, धनराज कोचिंग आ जाना, क्या हाँ उससे कर लो, बात तो एक ही है, हाँ तो बहुत बढ़िया मिलेगा सैंडविच, ठीक है चलो अगली हेडिंग डालो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, वैसे हम इसको आयनिक में पढ़ते हैं, लेकिन रिएक्शन को प्रोसीड करना सीख लेते हैं, ठीक है। वहां पर जब हम आयनिक प्रोडक्ट करते हैं तो ज्यादा वहां पर यूज होगा, लेकिन एक बार चलाना सीख लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरी कोई भी एक सॉलिड है, कोई भी ए, ठीक है, एक ए सॉलिड है जो डिकम्पोज हो रहा है, मान लो बी गैस में प्लस सी गैस में, ठीक है। और उसी में एक और मेरा सॉलिड है, मान लो एक्स, ठीक है, वो मेरा डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। वो किस में हो रहा है, मान लो बी गैस प्लस डी गैस, समझ रहे हो। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक ही कंटेनर है उसमें मेरी दो रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो मान लो इनिशियली इसके दोनों की टर्म्स में यहीं पर बात कर लेते हैं, कुछ ए मोल्स होंगे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कम होगा, ए माइनस एक्स होगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये मेरे है बी, ठीक है, बी माइनस वाई है ये, ठीक है, कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, समझ रहे हो, अभी मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली बी था, ये ठेंगा था, ठीक है। ये मेरा टाइम t इक्वल टू 0 पर है, ये टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर है, यहाँ पर भी सेम ऐसे खेल है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये सीन देखूं, तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ये मेरा कंटेनर है, रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन वाला देखेगा कि भाई तू कहाँ से आया, उसको मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे बी यहाँ से भी आ रहे हैं और बी यहाँ से भी आ रहे हैं, तो उससे तो मतलब नहीं है ना, यहाँ पर कोई थप्पा तो नहीं लगा हुआ ना, ये ए से आ रहा है और ये एक्स से आ रहा है, ये वाला भी थप्पा तो नहीं लग के भेजते ना, ठीक है, थप्पा तो नहीं होता। तो अगर थप्पा नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इनडायरेक्टली, यहाँ पर अगर ये वाई है तो इनडायरेक्टली बी की तो वाई हो गई, ऑब्वियस सी बात है, कंटेनर में कहीं से भी आ जाए, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या दिख नहीं रहा, ये तो कूद कूद के दिखेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके लिए केसी लिखना चाहूं तो केसी मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, y इंटू
x प्लस वाई, यही होगा ना बाप, वो तो सॉलिड है उसको तो लेंगे ही नहीं। अगर अब मुझे दो इक्वेशंस बनानी है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस बनाऊं, वो इक्वेशंस क्या है मेरी, अगर मैं KC1 इसको दे देता हूं, ठीक है, और ये KC2, अगर मैं KC1 को KC2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बाय वाई, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, KC1 प्लस KC2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या मैं x प्लस वाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर भी क्या बच गया, x प्लस वाई, तो ये मेरा क्या बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, KC1 प्लस KC2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनडायरेक्टली, इसको यहाँ पर कहाँ लेके जाऊँ इसको, ठीक है, यहाँ पर अगर लेके आता तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KC1 प्लस KC2। इतनी बात क्लियर है। तो हम इनका यूज होता है कई बार रिएक्शंस में कि वो पूछ लेता है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो इनडायरेक्टली, या ये वैल्यू तो दोनों दे देगा, इसकी वैल्यू निकालो। आयनिक प्रोडक्ट में जब आगे करेंगे ना सोल्युबिलिटी, वहां पर ज्यादा बताऊंगा, लेकिन रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करना है वो देख लो। अगर मेरा x ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है तो वो दोनों में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसको b चाहिए, चाहे वो हम बाहर यहाँ से दे रहे हैं चाहे यहाँ से दे रहे हैं, b मतलब b है, कोई थप्पा नहीं लगा उस पे कि a से आए ये x से आए। क्लियर है इतनी बात, लिख लिया, बोलो, हाँ लिख लो लिख लो। ऐसे ही अगर प्रेशर की टर्म्स में बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा ज्यादा। हो सकता है, फिर यहाँ पर डबल आ जाएगा बस, वो आगे सोल्युबिलिटी में उसमें करेंगे, जब आयनिक करेंगे ना उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके, अभी तो बस रिएक्शन को चलाना देखना था। कई बार इसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, भाई इससे ज्यादा अभी हार्ड नहीं आएगा, आयनिक में हम हर एक लेवल का करेंगे क्योंकि जनरली वहीं पर आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा बहुत सुना तो होगा साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी, AgCl AgBr वगैरह, कर लिया। अगर मैं इसी में, कर लिया ना नोट, ठीक है, अगर मैं इसी केस में थोड़ा ट्विस्ट क्या ले आऊं, अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बात वही पड़ेगी, एक बार बस देख लो फटाफट क्या हो जाएगा। ये क्या बनाया था हमने, B प्लस सीधा ना, ठीक है, ये मेरा B है, ठीक है, थोड़ा लेट गया है B, ये मेरा कुछ था, उनकी प्रेशर कुछ नहीं था, तो ये मान लो मेरा क्या हो गया PX, मान लो ये भी क्या हो गया PX, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया था X, ठीक है, X सॉलिड था, दिया क्या था उसने B गैस, और क्या दिया था, सेम कर लेते हैं, क्या था D गैस, तो यहाँ पर मान लो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा PY, इसका भी PY, ऑब्वियस सी बात है, इनका तो सॉलिड का कोई प्रेशर ही नहीं होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये तो सॉलिड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं KP1 लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा PX, और ये PY दोनों सेम है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा PX, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा PY, ठीक है, वही चीज दोबारा से बन जाएगी, बस प्रेशर की टर्म्स में हो गया ये, और कुछ नहीं पड़ा फर्क पड़ा। ऐड करो डिवाइड करो वही बात आ जाएगी, KP1 बाय KP2 किसके इक्वल हो जाएगा PX बाय PY, और दूसरा अंडर रूट KP1 प्लस KP2 किसके इक्वल हो जाएगा PX प्लस PY। बात एक है, बस अब हमने प्रेशर के टर्म्स पे कर लिया, ज्यादा यूज तुम्हारे ये होगा इस चैप्टर में, आयनिक में ज्यादा कंसंट्रेशन वाला यूज होता है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद सारे क्लियर हो जाएगा जो भी हमने किया कि इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। हमने उसके अंदर गैसियस स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह समझ लिया था ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किया था ना हमने, आता है चाहे तुम्हें, हमने तो कर लिया था ना एक बार, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है ना। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रीजन हाँ, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर मैंने 1 से 2 कर दिया मतलब मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा 2 तक पहुंचाने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बातें पता है ना। चलो फिर तो काम आसान हो गया।
कर लिया नोट? इस पर एक क्वेश्चन कर लो, बस फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ रे तू? क्वेश्चन लिखो, कहाँ भाग गया? टू सॉलिड्स x and y, two solids x and y dissociate into gaseous products, dissociate into gaseous products at a certain temperature, at a certain temperature। फिर रिएक्शन लिख लेना। सबसे पहले रिएक्शन है ये, क्या दे रहा है मुझे? एट अ गिवन टेम्परेचर, उसके बाद ये रिएक्शन तो लिख लो। ये रिएक्शन लिखने के बाद एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ओवर excess solid, pressure over excess solid x is 40 mmHg, is 40 mmHg, and total pressure over y, and total pressure over y is 60 mmHg। calculate the value of Kp, calculate the value of Kp for two reactions, calculate value of Kp for two reactions। Second, ratio of moles of A and B, ratio of moles of A and B in the vapor state, over the mixture of x and y, over the mixture of x and y। ध्यान से देखना, पहले उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, मिक्स बाद में किया है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, पहले उन्होंने खाली x के ऊपर जो प्रेशर देखा है और y को देखा है, उनका अलग अलग निकालना है, उसके बाद उन्होंने मिक्सचर बोला। सॉलिड x के ऊपर 40 mm है, सॉलिड y के ऊपर 60 mm है, तो मान दोबारा बोल रहा हूँ दोनों अलग अलग में है पहले, तो पहले Kp निकालना है, तो उनको भी मिक्स मत करना पहले ही। Kp1 क्या आएगा, मतलब कि जो पहली x वाली है, हाँ कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला या याद रख सकते हो, रख लगा लो, वरना चला के चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में याद रहे ना रहे क्या भरोसा। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, मेरा इसके ऊपर जब मैंने इसके अंदर किया तो मेरा यहाँ पर प्रेशर कितना था 40, तो अगर टोटल 40 था तो एक एक मोल में तो कितना हुआ होगा 20, कितना 20, तो Kp1 क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, 220 था ना, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 400 mmHg। बोल रहे यूनिट की भी बात नहीं करते, ठीक है? तुम्हें पता है Kp वगैरह की यूनिट होती है क्या नहीं होती, ठीक है? तुम्हारे लेवल में मान के चलो होती है, ठीक है, वैसे होती नहीं है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे होती है, क्योंकि हम एक्टिव मास तुम्हारे लिए क्या कर देते हैं, सिंपलीफाई करके कंसंट्रेशन और प्रेशर ही मानते हैं ना, इस वजह से होती है। वरना हमारे जब भी एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे मैं Kp का लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, बाय रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का वैसे यूनिट क्या होना चाहिए, मान लो सिंगल प्रोडक्ट है ATM, इसका भी क्या होना चाहिए ATM, लेकिन जब हम एक्टिव मास लेते हैं ना, तो हम इसको पर यूनिट ATM से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी पर यूनिट ATM, इस वजह से कैंसिल हो जाती है, लेकिन तुम्हारे लेवल पर होती है, ठीक है? तो ये मान के चलना, निकालने को बोले तो निकाल देना, लड़ मत जाना उससे कि भाई नहीं होती, ठीक है, कभी चाकू उठा लो। उसके बाद यहाँ पर Kp2 क्या आ जाएगा, ठीक है, इस पे कितना था
60 था ना, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 30 इंटू 30 900। उसके बाद हमने दोनों को इकट्ठे कर दिया अगर, ठीक है, तो उसके लिए मान लो a प्लस बी था, ठीक है, तो ये मान लो मेरा P1 था, ये मेरा P1 था, ठीक है, और जब मैंने y को किया, ठीक है, b प्लस सी में, तो यहाँ पर मान लो मेरा P2 था और ये P2 था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो ले लूंगा, वही बात आ गई, KP1 बाई KP2 क्या हो जाएगा, P1 बाई P2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, KP1 क्या है 400, ये क्या है 900, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9। अगर वो तुमसे इनकी वैल्यू भी पूछ ले, इनकी वैल्यू, तो कैसे कर सकते हैं, एक और इक्वेशन बना लो, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन थी ऐड वाली, x प्लस वाई, एक वहां से वैल्यू आएगी, एक वहां से, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे, समझ गए ना। एक तो P1 और P2 का एक रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन कहां से आ जाएगा, x प्लस वाई, या x प्लस वाई छोड़ो, यहाँ P1 प्लस P2 रख, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू अंडर रूट KP1 प्लस KP2, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, ठीक है, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। इसमें मैंने पूछा नहीं था, वैसे मैं बता रहा हूँ, बस ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, वैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ आ जाएगा, पढ़नी भी है, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का हम नजर मार लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने पढ़ा तो था ही, हल्का था, क्या होता है, जिसमें फिजिकल स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, जैसे मैं मान लो बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें पता ही है, मान लो मेरा सॉलिड इन ये है, और क्या हो सकता है, सॉलिड वेपर के साथ है, और क्या होता है, लिक्विड वेपर के साथ है, और क्या हो सकता है, एलोट्रोप 1, ठीक है, किसके साथ है, एलोट्रोप 2 के साथ, ये हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं। वैसे इसको हम क्या बोल देते हैं इनडायरेक्टली, जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, सॉलिड लिक्विड में जाता है, सब्लिमेशन, नया बना है क्या, मैंने नहीं पढ़ा आज तक। मेल्टिंग, और लिक्विड सॉलिड में जाता है, फ्यूजन ये होता है जब मैं सॉलिड को इसमें करके जाता हूँ, बोलते नहीं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती थी, सॉलिड से लिक्विड में जाना होता था ना, ठीक है, उसको कंडेंसेशन या क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ क्या होता है, फ्यूजन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, सब पता ही है, तुम बच्चों वाली बात है, लेकिन लिख लेते हैं, नाम में हो जाएगा कि हमने पढ़ा था क्लास में भी, ठीक है, तुम्हें पता ही होता है। यहाँ पर मेरा क्या होगा, जो ये फॉरवर्ड रेट है ऐसे लिख लेते हैं, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो रहा है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं इसमें, ठीक है, बैकवर्ड रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पर, यही बातें होती है, तो इसको एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड से वेपर जाने को क्या बोलते हैं, वेपर से लिक्विड, मेन मुद्दे वाली बात है, ये तो बेकार सी चीज थी, मेन मुद्दे वाली बात है। हम अगर बात करते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, काम की चीज तो ये है, क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है, जो हमारी काम की चीज है, पहले भी कराई थी, एक दोबारा देख लो। मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी भर दिया सारा, ये मेरा पानी है, ठीक है, मजे से पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, और इसको क्लोज कर दिया, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या होता है, कुंडी अटकाने के लिए, अटका दो इसको, ठीक है, यहाँ पे मेरा मरकरी लगा होता है, डला होता है, लगा होता है, तुम मेरे को पागल बना रहे हो, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में देखा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, मेरा यहाँ पर हल्का सा भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पानी डाला ही है, पानी डाला है, इसके भी वेपर हुए नहीं, अच्छे से पता है कि पानी वेपराइज होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है, पानी क्या होता है, वोलेटाइल, तो वोलेटाइल है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अपने वेपर्स में होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे ये मेरा क्या जाने लग जाता है नीचे, ये ऊपर लेवल राइज होता रहता है, और ये नीचे जाता रहता है, ठीक है, ये ऊपर जाता रहता है, धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। एक टाइम ऐसा आता है, पहले तो बढ़ता गया, हमें लगा आज तो शायद मरकरी बाहर ही आ जाएगा सारा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। वो कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जब थोड़ी देर बाद हमारा क्या हो गया, इस कंटेनर के अंदर
पहले लोगों को होता है ना कि भाई खाली जगह पहुंच जाओ, सब ऊपर जाने लग गए, ऊपर जाने लगे। फिर जब ऊपर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, इतनी भीड़ हो गई, जब उनके टकराव होने लग गए, जैसे टकराव होंगे ऑब्वियस सी बात है कि जब वो टकराव होंगे तो वापस एनर्जी को लूज करके नीचे आ जाएंगे। जब कोई यहाँ पर मॉलिक्यूल घूम रहा था उसको इसने पकड़ के लपट लिया, ठीक है, और वो भी अपने वापस सरफेस में आ जाएगा। तो टाइम के साथ मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता जाएगा, कम। फिर रेट ऑफ मेरा क्या, कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पर जो यहाँ पर वेपर्स का प्रेशर होगा, जो यहाँ पर वेपर्स है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो लिख लो वेपर प्रेशर क्या है, दोबारा लिख लो। द प्रेशर exerted by the vapors, in equilibrium with the liquid, in a closed container. कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए। मैं तुम्हें 2-3 केस बना के लिख लिया ना, कुछ क्या लिखना था इसमें तो, ठीक है। मान लो मेरा एक कंटेनर है ये, ठीक है, और एक कंटेनर है मेरा ये, ठीक है, क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड है, ठीक है। इसमें मैंने पानी डाला, इसमें पानी डाला, तुम मुझे बता दो वेपर प्रेशर ज्यादा किसमें होगा, क्या होगा, क्यों, इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमेना है, बोलो। टेम्परेचर दोनों का सेम है, सेम क्यों होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, रीजन है, इसका बड़ा सरफेस है, उसका छोटा सरफेस है। बस ये है कि यहाँ पर अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली मेरा दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा स्लो होगा लेकिन नीचे आएगा भी स्लो, तो इनडायरेक्टली दोनों का रेट बराबर ही रहेगा। हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर दोनों में सेम होगा, ठीक है। एक इक्वेशन होती है मेजर करने की, वो तुम्हें पता ही होगी, लोग पीट बिल्कुल वैसे ही है वन टफ की तरह, डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/2। ये भी लिख लेना कि कई बार दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हमें प्रेशर कंपेयर करना है तो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। वहां K2/K1 होता था, यहाँ P1/P2 हो जाता है। तो लिख भी लेना, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बस 3 ओनली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लिया ना, लिख लिया सबने सब, ये मतलब कि बस वो चीज चल रही है जिसको बस एक बार ब्रश अप करना है बस। अगला पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट। ये कई बार एक आधा क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो भी गलत ना हो जाए, तुम्हें पता ही है। वैसे एक बार कह रहा हूँ, फिजिकल इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी 2 पेज पहले पढ़ लेना, करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार बस रीडिंग मार लेना। केमिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा होता ही नहीं, थियोरेटिकल बातें होती है, वो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, फिर भी एक बार रीड कर लेना। क्या होगा यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मान लो मेरा एक कंटेनर था, ठीक है, यहाँ पर उसका कुछ प्रेशर लग रहा था, मान लो 0.7 atm था, ठीक है, और बाहर से मेरा प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, मान लो पी एक्सटर्नल 1 atm, ठीक है, जनरली 1 atm होता है ना, तो 1 atm लग रहा है। तो हमारा क्या होगा, हमें इस 0.7 atm को कहाँ पहुंचाना है, 1 atm तक, तो हमें यहाँ पर नीचे से हीट देना पड़ेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली उसको काइनेटिक एनर्जी, ताकि अपनी जंजीरें, ठीक है, तोड़ तोड़ के ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएं। ज्यादा से ज्यादा कब तक जाएंगे, जब तक वो प्रेशर 1 atm तक एक्सर्ट नहीं कर देते। तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है कि द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर जनरली क्या होता है, 1 atm। अगर मैं इसको पी एक्सटर्नल को 1 atm से 2 atm कर देता हूं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे 1 से 2 पर लेके जाना है, तो इनडायरेक्टली मुझे और ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट सिस्टम का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ये बातें सबको पता ही है। अब एक दो बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी, उसको अच्छे से समझना। लिख लो फटाफट। बेटा देखो, ये एक सिंपल सी बात है, मैंने गैसियस स्टेट में पढ़ाई थी, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ मैं। होगा क्या, इनिशियली मान लो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा 0.7 एटीएम है, ठीक है, और बाहर से मैंने 1 एटीएम प्रेशर रखा हुआ, ऊपर से 1 एटीएम है और नीचे से 0.7 है। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रेशर को यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है, इसका लेवल अभी कम है, हमें वहां तक पहुंचाना है, इसको महान बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ज्यादा मोलिक्यूल्स को बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर ज्यादा मोलिक्यूल्स को बाहर निकालना है, इनडायरेक्टली टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा, वही एक जरिया है। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ से मोलिक्यूल ज्यादा बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी निकलने की। तो अगर ज्यादा निकलेंगे तो वो 1 एटीएम तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा तभी तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड, नॉर्मल कौन सा होता है, पता है ना, लिखवाया था यार मैंने, शायद लिखवा रखा ना, छोड़ो। बता दो चलो, नॉर्मल क्या होता है, कौन सा होता है, और स्टैंडर्ड? बंदे कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट लिख के 1 एटीएम लिख रहे हैं, टेम्परेचर कहाँ गया। मतलब है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमें जो टेम्परेचर 1 एटीएम तक लेके जाने पे लगाना पड़े, और हमारा स्टैंडर्ड क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया 1 बार। मतलब हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि मेरा वेपर प्रेशर 1 बार हो जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहां से थोड़ी सी नई बातें स्टार्ट होगी, ये तो पुराना था, देसी चीजें थी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मेरा H2O है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। यहां से इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना, है आसान सी चीज लेकिन पता होनी चाहिए। अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ाता तो कहाँ, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड, क्यों? तो ये लिख दो, इसका बताना, तीनों का बता दो मुझे। दोनों का बता दो, इन दोनों का। क्यों, इन दोनों में क्या गुनाह किया, टूट जाएगा? तो लिख लो, जो टेक्निकल चीज है वो समझो, सही बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो लिख लो। हाँ, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ओवर द फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ओवर फिजिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम shifts, the equilibrium shifts towards more density, the equilibrium shifts towards more density. अब यहां पर अब आंसर दे दो, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, किसकी है, ऊपर वाले में, इसकी। तो रिएक्शन कहां जाएगी, मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, मोर लिक्विड वाटर विल बी फॉर्म्ड, वही बात होगी ना, मोर लिक्विड वाटर विल बी फॉर्म्ड। यहां पर क्या होगा, यहां कहां जाएगी, फॉरवर्ड में, मतलब कि ज्यादा मेरा लिक्विड बनेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मेरा एक मान लो x है, ठीक है, सॉलिड, और ये मेरा x लिक्विड, इस केस में क्या होगा प्रेशर बढ़ाने में, जनरल बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी नहीं दे रहा मैं। तो जब मैं जनरल बोलता हूं, क्योंकि हमारे लगभग सब में क्या होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, बस एक वाटर इक्वल होता है। तो जब भी वाटर अलग से आएगा तो उसका अलग खेला खेला जाएगा, जो हमें पता ही है। लेकिन बाकी अगर वो एक्स की टर्म्स में बोल रहे हैं तो हम यही मान के चलते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं मेरा कार्बन डायमंड में और इक्विलिब्रियम में कार्बन ग्रेफाइट के, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, कहां जाएगी, तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। तो घर जाके सोना आज बनाने की कोशिश करना डायमंड, ठीक है, अपनी पेंसिल उठाना बचपन वाली जो इतनी इतनी सी पड़ी होंगी घर में, ठीक है, उस पर प्रेशर लगाना। टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा इसमें, चलो तो प्रेशर की बात होगी, वो तुम्हें आना भी चाहिए।
टेम्परेचर बढ़ाता हूं अगर मैं पहले केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ डेंसिटी वगैरह नहीं देखनी फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या है, रीजन बताना, चलो रीजन बताना फॉरवर्ड में क्यों जाएगी, क्योंकि रिएक्शन मेरी क्या है, एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड में। तो जब टेम्परेचर की बारी आएगी तो अपना वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, समझिए, ये जनरलाइज के लिए, ये जनरल केस है, और वाटर तो महान केस है। ठीक है, ये मेरा महान है, ठीक है, ये मेरा महान केस है। उसके बाद लिखो ट्रिपल फेज डायग्राम, ट्रिपल फेज डायग्राम। सुना तो होगा ट्रिपल फेज डायग्राम के बारे में, बना रखे हैं? किसमें, फिजिक्स में आते हैं क्या? तो फिर तो वो भी कराने की जरूरत नहीं है वैसे। ट्रिपल फेज डायग्राम, ठीक है, ये आगे जाके जब हायर स्टडीज में जाओगे ना तो तुम्हारा सबके लिए बनाते हैं हम ये डायग्राम। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बनेगा, ठीक है, कैसा बनता है, ये मेरा किसके लिए बनता है, वाटर के लिए, ठीक है, और ये बाकी सबके लिए, ठीक है, बाकी सारे लिक्विड्स के लिए, ठीक है। जब यहाँ पर वाटर की बात होगी, मतलब H2 की बात कर रहे हैं, वाटर ना लिखो, तुम्हें फिर लिक्विड दिखता है तो तुम H2 लिख लो, ठीक है, और बाकी लेके ऐसा बनता है, ठीक है, बना रखे होंगे, नहीं बना रखे तो एक ही बात है वो तो। ये मेरी लाइन किसकी, यहाँ पर मेरा कौन होता है, गैस, यहाँ कौन होता है, सॉलिड, और यहाँ कौन होता है, लिक्विड। यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पर मेरा सॉलिड, ज्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में, बस शक्ल देखी होनी चाहिए वरना जाकर घबरा ना जाओ बस, ठीक है, और ये मेरा लिक्विड। तो इस लाइन पर ये मेरे सारे सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इस लाइन पर, यहाँ पर लिक्विड और गैस, और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पर भी वही खेल है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर खाली सॉलिड है, यहाँ पर खाली गैस है, इस लाइन पर ये मेरा, ये इन दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है, इस लाइन पर ये दोनों होंगे इक्विलिब्रियम पे, और ऐसे, ठीक है, और इस लाइन पर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे। समझ गए? ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यही क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट, जहां पर तीनों स्टेट्स इकट्ठे रहती है, ठीक है, हैप्पी फैमिली की तरह। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर रहती है, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो सीखनी है, वो यहाँ से तुम एक या दो चीजें उठा सकते हो, वो एक दो लिख, पहले बना लो यार वरना भी चिल्लाओगे, पहले बना लो। दोनों के ग्राफ में फर्क क्या दिख रहा है तुम्हें, बस इस लाइन का, उसका रीजन भी पता ही होगा क्यों है, वाटर और उसमें क्या फर्क होता है, बाकी सॉलिड्स में, उसमें हमारी डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर में, लिक्विड की, और उनमें बाकियों में किसकी होती है, सॉलिड। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ में फर्क आ जाता है सॉलिड लिक्विड वाले। इसको अगर और लेबल करना चाहते हो, बाकी वो फिजिक्स में कर रखा हो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ही कर दिया, फ्यूजन लाइन, पता है ना, बता देना, नहीं पता तो मैं आराम से बता दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें पता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन लाइन, चलो बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन, या फ्यूजन कर्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्यूजन लाइन बोल लो या कर्व बोल लो, इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन कर्व बोल लो या सब्लिमेशन लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन कर्व, ठीक है, वैसे उसमें भी कर सकते हैं इसी। यहां से हम एक दो चीजें निकालेंगे, ठीक है, कंक्लूड करेंगे अभी, वहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा खेला। ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, और प्रेशर, किस प्रेशर पर, प्रेशर तो पता होना चाहिए, तो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 55.8 mmHg, यही होता है शायद 4.58, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, लिख लो, मुझे भी याद नहीं है तो तुम भी ना याद रखना, 4.58 mmHg, बस एक बार शक्ल देख लो इसकी, ये होता है ट्रिपल पॉइंट पर, ठीक है, जो ट्रिपल पॉइंट होता है इस पे प्रेशर ये होता है,
और टेम्परेचर ये होता है। याद नहीं करना, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा, फिजिक्स में पूछेगा तो अपने केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दो चीजें ऑब्जर्व करवाना चाहूंगा, ये गंदा सा हो गया, दोबारा बना लेते हैं। कर दो आगे, बोलो, कर ही दिया। चलो ध्यान से देखना, दो बातें ऑब्जर्व करनी है यहाँ। ये मेरा ग्राफ ऐसा था, कुछ ऐसा था, और दूसरे वाला कैसा था, ऐसा था कुछ। अब यहाँ पर मेरा ये क्या था, प्रेशर, और ये क्या था, टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना, मेरा मान जब प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पर मेरे कौन थे, सॉलिड, यहाँ पर कौन था, लिक्विड, और यहाँ था गैस, यही था। अब ध्यान से देखना, जब मेरा प्रेशर था P1, ठीक है, प्रेशर था मेरा P1, तो मेरा टेम्परेचर कुछ यहाँ था, और इसी टेम्परेचर पर हमारा इनडायरेक्टली क्या है, ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट, तो T मेल्टिंग पॉइंट 1, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट होता है डिजाइन। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो, अब मैंने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो हम यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने इसलिए बनाया था ये। तो ध्यान रखना, हमने जब प्रेशर P1 से P2 किया, मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे मेरा क्या होगा, पहले मेरा प्रेशर था P1, टेम्परेचर क्या था, ये T1। अब मैंने क्या किया, जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर अदर लिक्विड, फॉर अदर, ठीक है, फॉर अदर्स मतलब बाकियों के लिए जो है ये, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट वाला कौन सही है, ठीक है, ये कर्व है ना। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और इस केस में तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में इंक्रीज होगा। हम इसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ इंक्रीजेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो पता क्या होती है, सुना हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सुना हुआ है, बस सुना हुआ है, कितना सा, इतना सा, क्या क्रिकेट में, तो एक फॉर्मूला लिख लो वरना पेपर में कभी आ जाए कोई, तो लिख लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कितना एयर में मेरा मॉइस्चर है, उसी को तो बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि आज ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब क्या हो गया, एयर में मॉइस्चर ज्यादा है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं होता, लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इनटू 100 कर देना, इनटू 100। तो एक बात खुद सोचो, मैंने क्या किया, एक एयर का मिक्सचर था, ठीक है, ये एयर थी, एयर के अंदर कुछ वाटर होता है, ठीक है, तो वहां पर हमने उसका क्या बोल दिया, उसका वेपर प्रेशर निकाला कितने। अब मैंने एयर को हटा दिया, ठीक है, खाली अगर मेरा लिक्विड ही होता, उसका वेपर प्रेशर निकालेंगे कितने, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मतलब क्या होगा, एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, वो पार्शियल प्रेशर हो गया, डिवाइड बाय, अगर ये एयर ना होती, यहाँ पर मेरा सारा लिक्विड ही होता इनडायरेक्टली, तो लिक्विड का उसका वेपर प्रेशर क्या होता, ठीक है, उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। अब एक बात बताओ, अगर मेरा एक सोल्ट है, ठीक है, सोल्ट के अंदर इनडायरेक्टली वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो मुझे बता दो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, डिफ्यूजन वाली बात ही होगी, तो वो सोल्ट से किस में जाएगा, एयर में, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर मेरा पानी कहां से, सोल्ट से एयर में जाएगा। अगर उल्टा हो गया, अगर मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की ज्यादा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सब वो सोल्ट में चला जाएगा। जैसे हम नमक नहीं खाते घर पे, क्या नहीं देते, बारिश के मौसम में हमारा क्या गीला हो जाता है, क्योंकि एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां से पानी निकल के वो सोल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सोल्ट की ज्यादा होती है तो उसको एयर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये फिनोमेना चलता रहता है। बस अपना हो गया चैप्टर खत्म, खत्म तो हो गया था।
15-20 मिनट पहले ये हमने, वैसे टाइम पास तो नहीं बोल सकता, क्वेश्चन तो आएंगे इस पे भी। ये है कि ये बातें तुम्हें पता थी, बस एक दो चीजें नहीं पता थी इसमें।